हमने सम्मिश्र फलनों के लिए अवकलनीयता की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम अवकलनीय फलन के ऊपर बेस्ड एक उदाहरण पढ़ते हैं। आगे के उदाहरण आप स्वयं देखिए। मैं एक आपको समझाने के लिए एक पहले एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल में और देता हूं। तो एक छोटा सा उदाहरण बनता है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय फलन की परिभाषा से हम जानते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये क्या अपने परिभाषा पढ़ी। यहां एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, जो यहां पर है उसके बार है, तो यहां इसकी जगह अपन वैल्यू रखेंगे, जो यहां पे उसके बार लग जाएगा। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो ऐसे कैसे रहा, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। जब कॉन्जुगेट खोलते हैं, संयुग्मी खोलते हैं, z1 प्लस z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, तो वैसे खोला तो ये हो गया जेड बार प्लस डेल्टा जेड का होल बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये कट गया, ये बच गया। अब अपन कहते हैं कि इस सीमा का मान परिमित और विद्यमान हो, जबकि डेल्टा जेड किसी भी पथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो, तो अपन यहां पर दो पथ लेके चलते हैं जिस पर डेल्टा जेड का मान जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, अग्रसर को। तो केस फर्स्ट में क्या लेता हूं, जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष मतलब वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर है। एक्स अक्ष पर हम जानते हैं कि y का मान जीरो है, तो डेल y इक्वल टू जीरो। चूंकि जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड जेड में परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो है, तो आयोटा इंटू जीरो, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल एक्स। इसका कॉन्जुगेट ले तो डेल्टा एक्स रहेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का संयुग्मी वो खुद होता है, तो डेल्टा एक्स बार इक्वल टू भी डेल्टा एक्स। इसका मतलब एक चीज हो कि जब z टेंस टू जीरो डेल्टा z टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा x टेंस टू भी जीरो होगा। इसका प्रयोग, इस केस का प्रयोग अपन इस समीकरण में करते हैं। डेल्टा z की जगह अपन डेल्टा x लिखेंगे, डेल्टा z भी डेल्टा x के बराबर है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा x टेंस टू जीरो होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 1, वैल्यू आई 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब डेल्टा जेड काल्पनिक अक्ष अर्थात y अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर है। y अक्ष के लिए डेल्टा x जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बराबर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होता है। डेल एक्स की जगह जीरो लिखा, आयोटा डेल वाई, तो डेल जेड का मान आया आयोटा डेल वाई। इसका कॉन्जुगेट ले, इसका संयुग्मी ले, तो डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा का संयुग्मी माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा डेल वाई, जो कि होगा वही कि डेल वाई बिलोंग्स टू आर, तो डेल वाई का कॉन्जुगेट लेंगे वो डेल वाई होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या है। इनका प्रयोग जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये भी टेंस टू जीरो, ये भी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। इनका वापस समीकरण एक में प्रयोग करेंगे अपन, तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा जेड बार की जगह माइनस आयोटा डेल वाई, और ये डेल्टा जेड आयोटा डेल वाई यहां रखे, डेल वाई से डेल वाई कटा, आयोटा से आयोटा कट गया, वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू आई 1, ये आई -1। अब अपन जानते हैं कि अवकलनीय फलन तो तभी होता है जब
एफ डैश जेड का मान अद्वितीय और परिमित हो, लेकिन यानी इसका मान इसके पथ पर निर्भर नहीं करे। लेकिन यहाँ जब अपन डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य लेके चलते हैं तो वैल्यू 1 आती है। जब वास्तविक अक्ष, जब काल्पनिक अक्ष के अनुदिश शून्य लेते हैं तो -1 आती है। इसका मतलब वैल्यू अलग अलग आ रही है, पथ पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, चाहे जेड का कोई भी मान ले, अर्थात एफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अब एक एग्जाम्पल आपको घर जाके खुद करना है। कौन सा? कि एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है। ये उदाहरण आपको घर जाके खुद करना है कि ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय फलन नहीं। इसके बाद अब अपन ने अवकलनीयता के ऊपर बेस्ड सवाल पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए। अब मैं आपको जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विश्लेषिक फलन का, विश्लेषिक फलन कह लो चाहे होलोमॉर्फिक फंक्शन कह लो, एक ही बात है। एनालिटिक फंक्शन फलन एफ जेड अपने प्रांत कैपिटल डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यदि एक बिंदु पर भी एफ जेड अवकलनीय नहीं होगा तो फलन एफ जेड उस प्रांत में विश्लेषिक फलन नहीं कहलाएगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। इसी के साथ एक बिंदु पे विश्लेषिक फलन कब कहते हैं? कि कोई फलन परिभाषित कर रहा हूं बिंदु पर विश्लेषिक फलन कब कहलाता है? कि फलन एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु जेड जीरो पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड बिंदु जेड जीरो पर तथा इसके प्रत्येक प्रतिवेश में नेबरहुड में अवकलनीय फलन होना चाहिए। ये परिभाषा है। विचित्र बिंदु किसी फलन एफ जेड के प्रांत के वो बिंदु जिन पर एफ जेड विश्लेषित नहीं होता है वह बिंदु एफ जेड के विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब हम विश्लेषित फलन होने की आवश्यक कंडीशन ज्ञात करेंगे कि कोई फलन जो विश्लेषित है उसका आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। थ्योरम भी है, विश्लेषित फलन होने का आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बाद में इसके बाद अपन पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध। इसका स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ सकता है कि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में
विश्लेषित फलन होने का आवश्यक प्रतिबंध यह है कि एफ जेड यह है कि u तथा v, u और v क्या है? एफ जेड के वास्तविक और काल्पनिक फलन है। प्रतिबंध यह है कि u तथा v प्रांत d में कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। कैपिटल D के प्रत्येक बिंदु पर u तथा v कोशी-रीमान इक्वेशंस को संतुष्ट करे। तो भाई क्या दे रखा है अपने को दे रखा है एफ जेड डी में विश्लेषित फलन है। और सिद्ध क्या करना है कि u तथा v कोशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करती है। कोशी-रीमान इक्वेशंस क्या है? ये है del u by del x इक्वल टू del v by del y एंड del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x। ये लेके आना है, विश्लेषित दे रखा है और ये अपने को प्राप्त करना है। अब विश्लेषित है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ जेड कैपिटल डी में विश्लेषित है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड कैपिटल डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीय है तो अवकलनीय फलन की परिभाषा काम में लेते हैं। अवकलनीय फलन की परिभाषा कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड परिमित व विद्यमान है, जबकि डेल्टा जेड किसी भी पथ पर शून्य को अग्रसर हो। यानी एफ डैश जेड का मान इस बात पर निर्भर नहीं करे कि डेल्टा जेड किस पथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर है। तो देखिए अपन ने यहाँ एफ जेड इक्वल टू है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो जेड प्लस डेल्टा जेड में क्या हो जाएगा? जब जेड में परिवर्तन डेल्टा जेड, तो एक्स में परिवर्तन डेल्टा एक्स, वाई में परिवर्तन डेल्टा वाई, तो इनको जेड को अपने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। इसकी जगह u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, ये हो गया किसका वैल्यू? f z प्लस डेल्टा z का मान। जैसे f z इक्वल टू ये है ना, ऐसे अपन ने z प्लस डेल्टा z f z प्लस डेल्टा z का मान ऐसे लिख दिया माइनस f z का मान ब्रैकेट u x y प्लस आयोटा v x y। अब चूंकि विश्लेषित है, किसी भी पथ के अनुदिश डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो लो, वैल्यू समान आएगी एफ डैश जेड का मान। तो मैं दो पथ लेके चल रहा हूँ, एक मैं ये लेके चल रहा हूँ कि डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस। ये केस। अब हम निम्न दो स्थितियों पर विचार करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अनुदिश जीरो को अग्रसर है, अपन ने ये माना है। तो एक्स अक्ष पे जीरो पे, एक्स अक्ष के अनुदिश जीरो पे है, तो डेल्टा जेड इक्वल टू है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स आयोटा डेल्टा वाई, जीरो हो गया डेल्टा वाई एक्स अक्ष पे। तो इसका वैल्यू डेल्टा जेड किसके बराबर आया? केवल डेल्टा एक्स। इनका प्रयोग इस समीकरण एक में कर दिया। जहां जहां डेल्टा वाई है वहां मैंने जीरो लिख दिया है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी जहां डेल्टा वाई था ना वहां मैंने जीरो लिख दिया है। तो अलग अलग कर दिया, यू यू एक साथ रख दिया, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वाई हटी गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स, ये इन दोनों को साथ रख दिया। ऐसे ही v के साथ v रख दिया, इनमें आयोटा कॉमन आ गया, तो ये आया यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये आंशिक अवकलन की परिभाषा से जो अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर, उससे इसका मान x में परिवर्तन हो रहा है अपॉन x क्रम में परिवर्तन टेंड्स टू जीरो। तो ये हो गया del u by del x, और ये किस में परिवर्तन हो रहा है? ये भी x में परिवर्तन हो रहा है और x में परिवर्तन टेंड्स टू जीरो। तो आयोटा ये हो गया del v by del x, नंबर 2 लिख दिया। बिल्कुल ऐसे कैसे अब अपन ले रहे हैं कि when delta z टेंड्स टू जीरो along
में जहां डेल्टा एक्स है वहां मैं 0 लिख रहा हूं, तो ये आ गया f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y प्लस आयोटा v x y, u को साथ रख दिया है। तो ये 1 अपॉन आयोटा, ये आगे ले लिया लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y अपॉन डेल्टा y, फिर यहां से आयोटा कॉमन आया, ये आयोटा से आयोटा कट गया, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 v x y प्लस डेल्टा y माइनस v x y अपॉन y, आंशिक अवकलन की परिभाषा से ये 1 अपॉन आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हुआ -1, तो इसकी 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। तो ये हो गया डेल u बाई डेल y और ये हो गया डेल v बाई डेल y। इक्वेशन नंबर 3, चूंकि f z विश्लेषिक है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो इसका मान अद्वितीय और परिमित प्राप्त होगा, तो ये 2 और 3 समान प्राप्त होंगे, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, डेल u बाई डेल x प्लस आयोटा डेल v बाई डेल y इक्वल टू माइनस आयोटा डेल u बाई डेल y डेल v बाई डेल y। वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना करने पर तो डेल u बाई डेल x इक्वल टू डेल v बाई डेल y और डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस यहाँ लगा दिया। यही कोशी-रीमान इक्वेशंस है जो डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट है, यानी अपने को ये प्रूव किया अपन ने कि एफ जेड विश्लेषिक है, तो उसका आवश्यक प्रतिबंध यही होगा कि u तथा v प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करें। कल हम कुछ ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें कोशी-रीमान इक्वेशन तो संतुष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी वो विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि कोशी-रीमान इक्वेशन संतुष्ट होने का केवल मात्र आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त नहीं है। तो कल अपन ऐसे उदाहरण अपन 1-2 पढ़ेंगे जिसमें फलन में u और v कोशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो फलन विश्लेषिक नहीं है, प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय फलन नहीं है। कल अपने पढ़ेंगे।